हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने कल इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बनाना सीखा था। अब नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे इसके कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स पे। तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट में जो हमारा फर्स्ट लॉ आता है, दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है। अब फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, वो लिख लो। फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट होता है the weight of any substance involved in electrolysis the weight of any substance involved in electrolysis is directly proportional to the charge supplied ठीक है। तो जनरली स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो मैंने क्या बोला कि W, where W is weight of substance, this is directly proportional to Q. अब जब मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो मैंने एक तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया Z. This Z is known as electrochemical equivalent. ठीक है। अब अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना है तो देखो कैसे करूंगा। अगर मैंने Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम ले लिया तो मैं क्या बोल सकता हूं, W इज इक्वल्स टू, सॉरी, अगर मैंने Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम लिया तो W इज इक्वल्स टू Z आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा अगर मुझे इसको डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is the weight deposited या weight involved of a substance when charge is equals to 1 coulomb. ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल वो वेट है सब्सटेंस का जो इन्वॉल्व है, दैट इज व्हेन चार्ज इज सप्लाइड इज 1 कूलम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखो Q इज इक्वल्स टू क्या आता है, I dt, सॉरी dQ इज इक्वल्स टू I dt। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू I dt। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा, Z इज इक्वल्स टू, सॉरी, W इज इक्वल्स टू Z इंटू I dt। अब इफ I is independent of time, then मैं क्या बोल सकता हूं, W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू, ठीक है। तब तुम्हारा W की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z इंटू I इंटू T। लेकिन फिर से ये I इंटू T डायरेक्टली कैसे कर दिया कि I मैंने मान लिया ये तुम्हारा टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें I को टाइम डिपेंडेंट मानेंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दो, जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करते आ रहे थे, I dt को I t लिख दिया मानते हुए कि I इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है। अब ध्यान दो, Z के ऊपर मैं फर्दर बोल देता हूं, Z इज इक्वल्स टू क्या होता है, E डिवाइडेड बाय 9650। Z इज इक्वल्स टू क्या होता है, E डिवाइडेड बाय 96500। अच्छा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इक्वल E वेयर E इज व्हाट, E तुम्हारा क्या है, इक्विवेलेंट वेट। E इज व्हाट, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, मैंने एक और फैक्टर पढ़ रखा है कि E इज इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाय N। हम लोगों ने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहां ये पढ़ रखा था कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर। तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं, M डिवाइडेड बाय N इंटू 96500। तो तुम्हारा फाइनल जो फॉर्मूला बन के आया वो क्या है, W इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय 96500 इंटू IT, और W इज इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाय N इंटू 96500 इंटू I इंटू T।
तो ये दोनों फॉर्मूलेस तुम्हें फाइनली ध्यान रखने हैं। बहुत आसान डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखो, ये फॉर्मूला डिराइव्ड ही तब है जब आई को हमने मान रखा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अगर मान लो कहीं क्वेश्चन में टाइम डिपेंडेंट दे दिया तो हमें फिर आई dt से जाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो इतना नोट करो, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो, फिर फर्दर हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तुम्हें रिएक्शन क्या दे रखी है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, हाफ रिएक्शन है सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की। इन द फॉलोइंग रिएक्शन find the mass of copper, find the mass of copper deposited, find the mass of copper deposited if 5 amperes of current, if 5 amperes of current is supplied for 1 hour, 5 amperes of current is supplied for, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लो, डायरेक्टली फॉर्मूला पुटेंगे, तुम्हें W निकालना है। W इज इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाय 96500 इंटू N इंटू IT। कुछ नहीं गिवन है तो टाइम करंट को टाइम इंडिपेंडेंट मानोगे। अब ध्यान दो, एक चीज ध्यान रखो, और जैसे इस केस में तो एक ही कॉपर का पूछा है, लेकिन वैसे अगर मान लो 2-3 सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है तो ध्यान रखो, जिसका M होगा, जिसका मोलर मास रखोगे उसी का n आएगा, जिसका मोलर मास रखोगे उसी का n आएगा और उसी का वेट निकलेगा, ठीक है। इस केस में कॉपर है तो कॉपर का अगर मैं बोलूं तो कॉपर का मोलर मास कितना, 63.5 डिवाइडेड बाय 96500 इनटू n, कॉपर का कितना, n इज व्हाट यहाँ, या n क्या, n फैक्टर, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी इक्विवेलेंट कांसेप्ट में n फैक्टर बताया था, n फैक्टर है, दिस n इज व्हाट, n फैक्टर। तो n फैक्टर क्या बताया था, या तो डायरेक्टली +2 से 0 गया, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज निकाल दो, या फिर डायरेक्टली तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, इसमें पर मोल वाला कॉन्सेप्ट आएगा। डेल्टा जी में मैंने n में पर मोल नहीं बताया, तो वो n फैक्टर नहीं था, यहाँ n फैक्टर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड पर मोल कितना है, 2 इंटू आई कितना है, 5 इंटू टाइम कितना है, 1 आवर है तो हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 36। दिस मच क्या यूनिट आएगी, ग्राम्स। ग्राम्स क्यों आया, क्योंकि मोलर मास हम लोग किस में रख रहे हैं, ग्राम्स। वेट ग्राम्स में किस लिए आया, क्योंकि मोलर मास हम लोग किस में रख रहे हैं, ग्राम्स। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। चीजें ध्यान रखो, जिसका m उसी का n उसी का वेट, टाइम किस में रखोगे, सेकेंड्स में, मास किस में आएगा, ग्राम्स में। ग्राम्स में क्यों, क्योंकि मोलर मास किस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten, in the electrolysis of molten NaCl, in the electrolysis of molten NaCl using PT electrodes, in the electrolysis of molten NaCl using PT electrodes, find first part mass of Na deposited, second part mass of mass of Cl2 gas evolved, third part volume of Cl2 gas evolved at STP if a charge of
if a charge of 2 Faraday, if a charge of 2 Faraday is supplied, if a charge of 2 Faraday is supplied, ठीक है। तो ये एक बार याली सेल रिएक्शन का भी क्वेश्चन देख लो कैसे। तुम्हें गिवन है कि मोल्टेन NaCl है, मोल्टेन NaCl है, इसको मैंने पीटी इलेक्ट्रोड्स की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या आएगी भाई, Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। एनोड पे रिएक्शन क्या आएगी, 2Cl- गिव्स Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमें निकालना मास ऑफ Na डिपॉजिटेड। मास ऑफ Na डिपॉजिटेड के लिए मैं फैराडेस लॉ Na के लिए लगाऊंगा, तो Na के लिए m डिवाइडेड बाय n इंटू 96500 इंटू Q या इंटू IT। तो मैं m क्या रखूंगा, Na का निकालना है तो m भी Na का और n फैक्टर भी Na का। तो Na का n फैक्टर बताओ भाई, 1 मोल पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारा n फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 96500 इंटू Q क्या दे रखा है, 2 फेरेडे, और 1 फेरेडे बराबर हमने क्या बोला था, 96500 कूलम्स। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 96500, मतलब तुम्हारा आंसर क्या आएगा, कट जाएगा 23 दूनी 46 ग्राम। क्लियर है। सेकंड ध्यान दो, Cl2 के लिए निकालना है, तो Cl2 के लिए तो मैं ये भी किसके लिए लिखाऊंगा, MCl2 बाय n इंटू 96500 इंटू Q। अब WCl2 निकालना है तो मोलर मास भी Cl2 का, n फैक्टर Cl2 का बताओ भाई, तो 1 मोल पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, या तो ये 0 से -1 गया, 1 का चेंज, लेकिन 2 एटम्स है तो 2 का, तो 1 मोल पे 2 इलेक्ट्रॉन, या n फैक्टर बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों से आ जाएगा, कितना आएगा, 2 इंटू 96500 इंटू Q, मतलब कितना, 2 इंटू 96500, ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया, 71। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस इवॉल्व निकालना है, तो अगर तुम्हें मास ऑफ Cl2 आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 आ जाएंगे, कितने आ गए, 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 आ गए, तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट STP अगर मुझे निकालना है तो 1 इंटू 22 पॉइंट। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब एक तो मेथड ये था फैराडेस लॉ से, एक और मैं मेथड बता रहा हूं, लेकिन इन दोनों में से जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो करना, दोनों को ध्यान रखना, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला करो, क्योंकि ये बहुत इजी है, फैराडेस लॉ में डायरेक्टली लगाना बहुत इजी। एक और मेथड है वो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन उसका जनरली इंप्लीकेशन तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं करो, क्योंकि ये ज्यादा इजी है, वो वाला करना। तो जैसे तुमसे बोला गया Na+, कैथोड पे रिएक्शन क्या आई, Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, एनोड पे रिएक्शन क्या आई, 2Cl- गिव्स Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। अब ये मैं कैसे करूंगा, मोल कॉन्सेप्ट लगा, कैसे देखो, मैं यहां से बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ Na दे रहा है, देखो सही कि गलत, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, 1 फेरेडे और 96500 कूलम, तुम्हें 1 मोल ऑफ Na दे रहा है। अगर मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज मतलब क्या, फैराडेज कांस्टेंट, 1 फेरेडे इज इक्वल्स टू क्या होता है, 96500 कूलम, वो होता क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से अगर 1 फेरेडे से 1 मोल मिल रहा है, तो 2 फेरेडे से कितना मिलेगा, 2 मोल मिलेगा, और 2 मोल मिलेगा मतलब मोल्स निकल आए, तो मास निकालना कितना आ जाएगा, 46 ग्राम। यहां देखो मैं क्या बोलूंगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल ऑफ Cl2 दे रहा है, देखो 2 से 1 मतलब 2 फेरेडे 1 मोल ऑफ Cl2 दे रहा है। हमें निकालना भी 2 फेरेडे से था, तो अगर मोल ऑफ Cl2 निकला है तो वेट ऑफ Cl2 कितना आ जाएगा, ठीक है। फेरेडेस लॉ से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से फेरेडेस लॉ से करो, ये बहुत, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है, लेकिन एक दो जगह यूज आएगी तो वहां मैं इसका बता दूंगा तुम्हें। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और फेरेडेस लॉ दोनों आने चाहिए, क्लियर है, आया समझ में। अटेम्प्ट किससे करो, फेरेडेस,
क्योंकि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग होता है और कुछ नहीं। बस चीज ध्यान रखो, जिसका वेट उसी का मोलर मास और उसी का एन फैक्टर, ये चीज ध्यान रखो। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुमसे बोला जाए, in the electrolysis of molten ZnBr2, the electrolysis of molten ZnBr2 find first part mass of Zn deposited, एटॉमिक मास ऑफ Zn कितना गिवन है? 65। ठीक है, Zn का एटॉमिक मास कितना है? 65। सेकेंड पार्ट मास ऑफ Br2 ऑब्टेन्ड, Br2 का कितना, Br का कितना होता है? 108 जी, Ag का 80, Ag का 108 होता है, Ag का 108 है, तो Br का क्या होगा? Br का क्या होगा? 80। Br का 80, तो Br2 का क्या होगा? 160। एक बार देख लेना वैसे। ठीक है, 160। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, मास ऑफ Zn डिपॉजिटेड, सेकेंड पास मास ऑफ Br2 ऑब्टेन्ड व्हेन when 100 amperes of current is supplied for 100 amperes of current is supplied for 100 seconds, when 100 amperes of current is supplied for 100 seconds। ठीक है, करो भाई, वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं। तो बताओ भाई, इसमें सबसे पहले रिएक्शंस क्या बनेंगी? कैथोड पे तुम्हारा क्या आएगा? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। एनोड पे क्या आएगा? Br माइनस गिव्स Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां लगा है WZn इज इक्वल्स टू मास 65 अपॉन एन फैक्टर बताओ भाई, 2 इंटू 96500 इंटू 100 इंटू 100। यहां अगर तुम लगाओगे तो WBr2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा तुम्हारा? इसका Br2 का 160 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर बताओ भाई, 2। एन फैक्टर इसका कितना आया? 2। क्लियर है? तो 2 इंटू 96500 इंटू 100 इंटू, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? थर्ड पार्ट लिखो, इफ थर्ड पार्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, इतना इसमें इतना सही है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे अगर बोला जाए, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl, in electrolysis of aqueous NaCl using platinum electrodes, in the electrolysis of aqueous NaCl using platinum electrodes, find first part mass of Na deposited, second part mass of या moles of Cl2 gas evolved when
1 Faraday charge is supplied. When 1 Faraday charge is supplied. करो एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक है, एक बार करो वीडियो, फिर वीडियो पॉज करने के बाद सोल्यूशन देखना। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, इस पे पहले बताओ, एक्वस NaCl के केस में कैथोड और एनोड हम लोगों ने क्या बताया था, कैथोड पे कौन कौन जाएगा, Na+ और H2O, Na+ और H2O जाएगा, तो किसका रिडक्शन होता है, H2O का होता है, क्या देता है 2OH- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पे कौन जाता है, Cl-, तो 2Cl- गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज बताओ, क्या Na डिपॉजिट होगा, नहीं होगा, क्योंकि Na का तो रिडक्शन ही नहीं हो रहा है। Na कब डिपॉजिट होता है, जब Na+ का रिडक्शन होता। Na का प्लस का रिडक्शन नहीं हो रहा है, किसका रिडक्शन हो जा रहा है, वाटर का। तो मास ऑफ Na डिपॉजिटेड क्या आ जाएगा, 0 ग्राम, वो डिपॉजिट ही नहीं होगा। समझ में आया, ये चीज भी ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है वो एक्चुअल में डिपॉजिट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया। क्या एनोड पे तुम्हारा Cl2 इवॉल्व हो रही, तो इसके लिए मैं लगा सकता हूं WCl2 इज इक्वल्स टू ये डिवाइडेड बाय n इंटू 96500 इंटू कितना फेरेडे, 1 फेरेडे दिया था, तो 1 इंटू, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कितना आ गया 71 बाय मतलब 35.5 ग्राम्स, ठीक है, ये कितना आ गया 35.5 ग्राम्स, ठीक है। मतलब मोल्स अगर तुम्हें निकालने हैं, मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स कितने आ जाएंगे 0.5 मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितना आ जाएगा, पॉइंट, आया समझ में, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट लिखो, if the initial concentration of NaCl, if the initial concentration of NaCl in solution, if initial concentration of NaCl in solution is 2m, if the initial concentration of NaCl in solution is 2m, find first part concentration of Na plus, second part concentration of Cl minus left after electrolysis. Find first part concentration of Na plus, second part concentration of Cl minus left after electrolysis, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लो, क्या तुमसे बोला गया, कैथोड पे क्या था, सॉरी कैथोड पे कौन सी रिएक्शन थी, अरे नहीं, H2 प्लस 2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। तो अब ध्यान दो, तुमसे बोला गया इनिशियल कंसेंट्रेशन NaCl का कितना है 2m, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर NaCl का 2m है, तो मैं बोल सकता हूं कि Na+ आयंस का कितना कंसेंट्रेशन होगा इनिशियल अगर कंसेंट्रेशन Na+ आयंस का बोला जाए 2m, और Cl- आयंस का भी कितना बोला जाए, इनिशियल कितना होगा 2m। देखो एक से एक दे रहा है, तो एक से एक, तो 2 से 2, ये भी 1 से 1, 2 से 2, इतना समझ में आया। अब चीज ध्यान दो कि कंसेंट्रेशन डिक्रीज कैसे होगा, कंसेंट्रेशन डिक्रीज कैसे होगा, जब वो आयन डिपॉजिट होता जाएगा, और डिपॉजिट होगा तो उसका कंसेंट्रेशन कम होगा, तो उसका कंसेंट्रेशन कम होगा, जिसकी वजह से कंसेंट्रेशन चेंज होगा। अब सबसे पहले Cl- को देखते हैं, तो Cl- को अगर देखा जाए, तो अगर मैं Cl- पे फेरेडेस लॉ लगाऊं, तो मैं बोल सकता हूं कि WCl- इज इक्वल्स टू मास ऑफ Cl-, देखो मोलर मास भी Cl- का, और n फैक्टर कितना, 2 पे 2, तो 1 पे 1, n फैक्टर कितना आएगा, 2 मोल्स पे 2 मोल्स इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन, तो 1 पे 1, तो 1 इंटू 96500 इंटू कितना 1 फेरेडे दिए, कितना फेरेडे था
1 फैराडे दिया था, ठीक है, 96500, क्लियर है। तो ये कितना आया, WCl माइनस कितना आया, 35.5 ग्राम। तो WCl माइनस अगर 35.5 ग्राम्स आया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने आ गए, 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने आ गए, 1 मोल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। लेट मान लो इनिशियल वॉल्यूम तुम्हारा 1 लीटर है, V मान लो या 1 लीटर मान लो, सेम ही आएगा, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस तुम्हारे 2 होंगे इनिशियल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस डिपॉजिट कितने हो गए, 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस डिपॉजिट कितने हो गए, 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस बचे कितने, 2 माइनस 1 मतलब 1, और 2 माइनस 1 मतलब 1 बचे, तो कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस लेफ्ट कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, हमने कितना मान रखा है, 1, तो कितना 1 है। समझ में आया क्या बोला, कि किसी भी आयंस का कंसंट्रेशन चेंज कब होगा, जब वो डिपॉजिट होगा या वो कैथोड या एनोड पे इवॉल्व होगा या डिपॉजिट होगा। Cl माइनस डिपॉजिट, तो उसके लिए मैंने फैराडेस लॉ निकाला, मैंने बता दिया कि हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस डिपॉजिटेड कितने हो रहे हैं, 1 मोल, ठीक है। इनिशियल कितने थे, 2 मोल। लेट इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर मानते हुए अगर 2m कंसंट्रेशन है तो इनिशियल मोल्स कितने हैं, 2। इसमें से डिपॉजिट कितने हो गए, 1। बचे कितने, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अगर 1 मोल बचा और वॉल्यूम कितना 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस लेफ्ट कितना आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब एक चीज ध्यान दो, सेकेंड अगर तुमसे बोला जाए Na प्लस का, तो क्या Na प्लस डिपॉजिट हो रहा है, Na प्लस अगर डिपॉजिट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन तो किसका हो रहा है, वाटर का, अगर Na प्लस डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो क्या उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस लेफ्ट भी कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस इनिशियल, मतलब कितना आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में, ठीक है। एक पार्ट और लिखो, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और लिखो, फाइंड द pH of solution, find the pH of solution after electrolysis, find the pH of solution after electrolysis, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, एक बार देखना, देखो क्या pH, देखो आयनिक से कनेक्ट कर दिया इसको, कैसे है देखो, pH में चेंज कैसे आएगा, ये ध्यान दो, pH में चेंज कैसे आएगा कि H2O तुम्हारा जो OH माइनस आयंस रिलीज करेगा उसकी वजह से pH में चेंज आएगा। इनिशियल अगर देखा जाए तो NaCl का मैंने क्या बताया था, NaCl इज स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट है तो उसका pH क्या होगा, न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब इसमें pH में चेंज कैसे आएगा कि H2O जो OH माइनस देगा, वो जो OH माइनस की वजह से pH आने लगेगा। तो OH माइनस कितना दिया, ये कैसे निकाल सकते कि मैंने WOH माइनस, OH माइनस फैराडेस लॉ लगाया, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय n, कितना देखो 2 पे 2, 2 पे 2 तो 1 पे 1, 1 इंटू 96500 इंटू 96500, कट गया, कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, WOH माइनस कितना है, 17 ग्राम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस कितने आ गए, 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस कितने आ गए, 1 मोल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम मानते हुए 1 वॉल्यूम ऊपर लिख लो जाके, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर, ठीक है, वहां क्वेश्चन में लिख लेना, ये आ जाएगा 1, और अगर POH माइनस 1 आ गया तो POH कितना आ गया, माइनस लॉग ऑफ 1, तो माइनस लॉग ऑफ 1 मतलब कितना आ गया, 0, ठीक है।
आया समझ में? पीओएच कितना आ गया 0, तो पीएच कितना आ जाएगा 40। पीएच कितना आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर तुम्हें पीएच निकालना है तो तुम क्या H प्लस या OH माइनस देखोगे। H प्लस और OH माइनस कहां से आ रहे थे? H2O वाली रिएक्शन से। ठीक है, आया समझ में? एक लास्ट पार्ट और लिखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट H2 gas evolved at STP. Second part Cl2 gas evolved at STP. Third part total volume of gas evolved at STP. Find the volume of first part H2 gas evolved at STP. Second part Cl2 gas evolved at STP. और third part total volume of gases evolved at STP. तो जिस चीज का निकालना उसी पे फैराडेस लॉ लगाते जाओ, एक बार इसको खुद से ट्राई करके फिर इसका सोल्यूशन देखो। तो जैसे मान लो मुझे H2 कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। तो अगर यहां से आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं WH2 इज इक्वल्स टू, इसका मोलर मास कितना 2 इंटू एन फैक्टर कितना 1 पे 2, तो 2 इंटू 96500 इंटू 96500, ये कितना आया 1 ग्राम। 1 ग्राम आया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने आ गए तुम्हारे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आ गया? हाफ मोल। हाफ मोल आ गया तो वॉल्यूम कितना आ गया 11.2 लीटर। Cl2 का निकालना है तो Cl2 का निकालना है तो इस पे मैंने लगा WCl2 इज इक्वल्स टू इसका 71 अपॉन एन फैक्टर 2 इंटू 96500 इंटू 96500 कितना आया 35.5, मतलब मोल्स कितने आ गया हाफ आ गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया 11.2 लीटर। 11.2 लीटर आया तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस इवॉल्व कितना आ गया 11.2। टोटल वॉल्यूम मतलब इन दोनों का, तो 11.2 प्लस 11.2 कितना हो जाएगा 22. ठीक है, आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, ये तुम्हें खुद से करना है सारे पार्ट्स। क्वेश्चन क्या है? इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous ZnSO4, in the electrolysis of aqueous ZnSO4 using platinum electrodes, in the electrolysis of aqueous ZnSO4 using platinum electrodes, in the electrolysis of, ठीक है, using platinum electrodes, find first part weight of Zn deposited, find first part weight of Zn deposited, second part volume of O2 gas evolved at STP, second part volume of O2 gas evolved at STP, third part volume of H2 gas evolved at STP, third part volume of H2 gas evolved at STP, fourth part concentration of Zn2 plus ion, concentration of Zn2 plus ion left after electrolysis, concentration of Zn2 plus ion left after electrolysis. Last part concentration of SO42 minus ion, concentration of SO42 minus ion left after electrolysis if .1 Faraday, if 0.1 Faraday charge, if 0.1 Faraday charge is supplied, if 0.1 Faraday charge is supplied and
if 0.1 Faraday charge is supplied and initial concentration of ZnSO4 is 1 m and initial concentration of ZnSO4 is 1 m। ठीक है, इस सारे को अटेम्प्ट करो एक बार, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना। तुमसे क्या बोला गया, 1 m ZnSO4 है, ठीक है, और चार्ज कितना सप्लाई कर रहा है, 1.1 फैराडे, ठीक है। कैथोड पे बताओ कौन सी रिएक्शन आएगी, कैथोड पे एक्वस ZnSO4 है, तो एक्वस ZnSO4 का मतलब है कि कैथोड पे कौन कौन जाएगा, Zn2 प्लस और वाटर। Zn2 प्लस और वाटर गया तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का 2H2 गैस O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। एनोड पे सल्फेट जाएगा और वाटर जाएगा, किसका होगा, वाटर का होगा 2H2O गैस H2 प्लस 2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, आया समझ में। तो फर्स्ट पार्ट आएगा मास ऑफ Zn डिपॉजिटेड, मास ऑफ Zn डिपॉजिटेड कितना आ गया, 0 ग्राम। सेकेंड पार्ट अगर तुमसे बोला जाए वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इवॉल्व, तो O2 के लिए लगाओ तो WO2 इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर बताओ 4 इंटू 96500 इंटू 0.1 इंटू 96500। ये कट गया, ये कट गया, तो ये कितना आया 33.2 डिवाइडेड बाय 4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ जाएंगे, 3.2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 32। तो देखो कितना आ रहा है 32 1 बाय 40 आ रहा है शायद, तो 1 बाय 40 आ गया। तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम तुम्हारा आ जाएगा 1 बाय 40 इंटू 22.4। वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, तो वॉल्यूम ऑफ H2 गैस के निकालने के लिए WH2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना 2 इंटू 96500 इंटू 0.1 इंटू 96500, कट गया। ये कितना आया 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम मतलब मोल्स, 0.1 बाई 2, वॉल्यूम कितना 0.1 बाई 2 इंटू 22. टोटल वॉल्यूम इन दोनों का सम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा इन दोनों का सम। नेक्स्ट पार्ट कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस लेफ्ट, तो क्या Zn2 प्लस तुम्हारा डिपॉजिट हो रहा है, नहीं, तो डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो उसकी कंसेंट्रेशन सेम रहेगी जितनी पहली थी, तो लेफ्ट भी कितनी आएगी 1 m। लास्ट पार्ट कंसेंट्रेशन ऑफ SO42 माइनस डिपॉजिटेड, तो क्या SO42 माइनस डिपॉजिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसकी कंसेंट्रेशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, नोट करो इसको।